अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा लगता है कि एक खामोश इनकलाब आ चुका है। अब सिर्फ बड़े सरमायाकार ही नहीं बल्कि नौजवान भी बहुत तेज़ी से शेयर मार्केट का रुख कर रहे हैं। जुलाई 2026 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सरमायाकारों की तादाद में अपनी तारीख का सबसे बड़ा माहाना इजाफा रिकॉर्ड किया जो इस बात का इशारा है कि अब नौजवान नस्ल इन्वेस्टमेंट्स को मुस्तकबिल की दौलत बनाने का अहम जरिया समझने लगी है। सिर्फ जुलाई 2026 के दौरान 25,140 नए इन्वेस्टर्स ने अपने अकाउंट खुलवाए हैं। इससे पहले अप्रैल में हमने 24,000 लोगों को एंट्री देखी थी, वो रिकॉर्ड भी टूट गया। अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इन इन्वेस्टर में जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो 18 साल से 30 साल उम्र के नौजवानों की है, जबकि दूसरे नंबर पर फिर 31 साल से 45 साल के इन्वेस्टर्स सामने आए हैं। अब इसका मतलब ये कि जो इस वक्त नई जनरेशन है अब वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट मार्केट की नई ताकत बन रही है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नए खुलने वाले अकाउंट्स में 14,824 यानी 59% सहूलत अकाउंट्स हैं, जबकि 10,287 यानी 41% रेगुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैं, जो कि एक खासा अच्छा नंबर है। सिर्फ 29 कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुले हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक वाज़ेह हो रहा है कि इस बार जो असल किरदार है वो आम शहरियों का है, वो नौजवान इन्वेस्टर्स का है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स को निकालकर 25,000 से ज़ायद मुनफरिद इन्वेस्टर्स नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें 84% मर्द हैं और 16% ख़वातीन भी शामिल हैं। ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इससे ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन की भी अब आहिस्ता आहिस्ता शिरकत बढ़ रही है। डबल डिजिट में ये परसेंटेज आ चुकी है, लेकिन अब भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ज़ाहिर है कि मर्दों की तादाद ज़्यादा है। अब अगर हम सूबों के लिहाज से ये नंबर्स देखें तो पंजाब इसमें सबसे आगे रहा, जहाँ 12,917 नए अकाउंट्स खुले। फिर सिंध में 8,126 नए अकाउंट्स, खैबर पख्तूनख्वा में 1,828 नए अकाउंट्स, जबकि इस्लामाबाद में भी 1,460 नए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स खुले हैं और यहाँ से भी लोग मार्केट में आए। बलूचिस्तान से भी 405 नए अकाउंट्स आए, आज़ाद कश्मीर से 175, गिलगित बल्तिस्तान से 91 और फिर 138 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इस एक महीने में नए अकाउंट्स खुलवाए। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस इजाफे की एक बड़ी वजह सहूलत अकाउंट है, जिसने पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए स्टॉक मार्केट में दाखिल होना बहुत ही आसान बना दिया है। इस अकाउंट के जरिए कम दस्तावेजात के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है, जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट की हद 30 लाख रुपए तक मुकर्रर हो गई है। अब इस ट्रेंड का एक और अहम मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में नौजवान सिर्फ बचत पर रिलाय करने के बजाय अब इन्वेस्टमेंट के साथ डिजिटल ब्रोकरेज ऐप्स और शेयर मार्केट की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी के साथ इन्वेस्टमेंट और फिर कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक्सपर्ट ये खबरदार भी करते हैं कि सिर्फ अकाउंट खोल लेना काफ़ी नहीं है। असल कामयाबी तब होती है जब ये नए इन्वेस्टर्स बाकायदगी से सरमायाकारी करते रहें और लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के साथ मार्केट में मौजूद रहें, वरना फिर जो दीगर हज़ारों अकाउंट्स गैर फ़ाल उस तरह ये भी गैर फ़ाल हो सकते हैं। अब ये कितनी खुशाइंद बात है और आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए कितना बड़ा पैगाम है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुर्रहमान नजम साहब स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, आप हैं और भी कुछ लोग इसमें अपना अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं। फिर SECP बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, अब बहुत चीज़ें आसान कर रहा है। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत जल्द ये 1 मिलियन के फिगर तक भी हम पहुंच जाएंगे, जो कि अभी इस साल के एंड तक हम 6 मिलियन तक पहुंचे थे, जो हमारा फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरबाब साहब। सारे ही हम नंबर्स देखें तो सब जो है ना बहुत अच्छी एक स्टोरी बता रहे हैं और नेचुरली आप देख होंगे मेरे भी जो है चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई हुई है। आपने जैसे बताया कि जो 25,000 अकाउंट हैं, सबसे पहले तो ये खुद एक जो है रिकॉर्ड टूट गया, अप्रैल के महीने को बीट किया है। और अप्रैल का महीना सबको याद होगा कि एक तरह से जंग का पीक था। उस टाइम पे भी ये जो लॉन्ग टर्म एक कन्विक्शन बनी है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों ने उसको शो किया कि 25,000 अकाउंट जब वहाँ पे खुले तो सबने शो किया कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। और अब जैसे इन 25,000 में से तकरीबन 15,000 जो हैं वो सहूलत अकाउंट हैं। सहूलत अकाउंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ना अपनी पे स्लिप, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। बहुत दफ़ा लोग जो है ऐसी जगह पे काम करते हैं कि पे स्लिप इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो आप 30 लाख रुपए तक जो है सहूलत अकाउंट के थ्रू सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड देकर जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यानी कि 60% अकाउंट इस तरीके से खुले हैं। इससे एक वो जो पूरा हमारा एक हवा बनाया हुआ था लोगों ने, जो कि बिल्कुल झूठ था कि मगरमच्छ जो हैं वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस स्टेप से ये भी SECP ने आज से 2-3 साल पहले लिया था और पिछले कुछ महीनों में इसकी जो लिमिट थी वो 10 लाख से बढ़ा के 30 लाख की थी।
फिर दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, जो दूसरे अकाउंट्स खुले हैं जिसकी क्वांटिटी नॉर्मल अकाउंट्स की तकरीबन 10,000 है, इसके लिए भी ऐसी CP PSX ने सब ने मिल के जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए थे। एक तरीका अकाउंट ओपनिंग का जिसके अंदर आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है जाके साइन करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो है आसान कनेक्ट के थ्रू। आप आसान कनेक्ट की वेबसाइट पर जाएँ, अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर सेलेक्ट करें और डिजिटली जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर SECP और PSX ने ना AI की भी हेल्प ली, ताकि बहुत दफ़ा जैसे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उसको जवाब नहीं आता, इतनी तेज़ी से अकाउंट खुल रहे हैं, ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता जवाब देना, तो उन्होंने AI का भी हेल्प लिया है ताकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं एक दिन के अंदर उसका जवाब आपको मिल जाए। अगर कोई मज़ीद छोटा मोटा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको बता दे। ये दोनों इनिशिएटिव्स की वजह से जो है आज हम रेगुलरली अब देख रहे हैं कभी 20,000 कभी 25,000, और सबसे अच्छा ट्रेंड एक ये भी है कि ये अक्रॉस सिटीज़ है, यानी कि अगर आप परसेंटेज देखें ना, KLI कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, तो उनकी जो परसेंटेज थी ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपनिंग वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। यानी कि ये जो पूरी एक फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट या इन्वेस्टमेंट की जो मूवमेंट है ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है, और अब इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव होने लग गई है। 16% इस महीने में जो अकाउंट खुले हैं, आई थिंक पिछले महीनों में ये फिगर जो होती थी थोड़ी सी सिंगल डिजिट्स में होती थी, या मेरे हिसाब से 12% थी FY26 में, जो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख अकाउंट खुले थे, तो अब ये भी 16% पे आ रही है। तो सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि लोगों का एक कन्विक्शन पूरा बन गया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है, अब लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, अब हर महीने उसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट भी करनी है और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। सही। अब ये इसके लिए आप ये जितने भी नए इन्वेस्टर हैं उनको आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, या वो मार्केट में आ तो गए हैं, लेकिन अब इस गेम को उन्हें ग्रो कैसे करना है, ये किन सेक्टर्स को उन्हें चूज़ करना है, और फिर उन सेक्टर्स में भी किन स्टॉक्स की तरफ फ़ौरन पहले जाना है एज न्यू इन्वेस्टर। तो अब ज़रा आप उनको गाइड करें कि ये किस तरह से फिर वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक ना बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं चार्ली मंगर, वो कहते हैं कि हर चीज़ का अगर आपने जवाब ढूंढना हो ना तो ऑलवेज इन्वर्ट, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ना आप 2 चीज़ें मेरी तरफ से लिख लें कि ये तो करना ही नहीं है। तो जब आप ये नहीं करेंगे ना तो 90% नुकसान जो ज़्यादातर लोग करते हैं उससे आप बच जाएंगे। पहली चीज़, आप आए हैं स्टॉक मार्केट में, आपके सामने 300-400 कंपनी आएंगी, आपने जो है ना अभी कंपनीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है कि मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा हूँ, तो मैं हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा। इसको लैंग्वेज में कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग, कि ऐसी 100 इंडेक्स में जितनी कंपनीज़ हैं, अगर मैं उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लूँगा, तो अगर मेरी कोई एक कंपनी में थोड़ा सा लेट से उस कंपनी में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या कुछ भी उसकी वजह से, तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड होगा। ज़्यादातर लोगों ने जो पिछले आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट की कहानियाँ कि हमारा नुकसान हो गया था, तो आप देखें इंडेक्स तो बहुत अच्छे तरीके से 1,500 से जो है 1,80,000 पे आज पहुंच गया है, आज भी 3,000 पॉइंट तकरीबन बढ़ा है। लेकिन लोगों का जो नुकसान होता है उसकी 2 वजह होती हैं। एक यही होता है कि उन्होंने एक अच्छी कंपनीज़ के बजाय अपनी मर्ज़ी की एक छोटी सी कंपनी सेलेक्ट कर ली, और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें जो है कोई ना कोई किसी तरीके से जो है वो एक सट्टा या एक स्टोरी सेल की जा रही होती है कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा काम करने लगी, और वो अपने सारे पैसे जो है ना उसमें लगा देते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि 1-2 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर लिया। शुरू में फर्स्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है उसके थ्रू इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपने ना कभी भी कोशिश नहीं करनी कि अगर मेरे पास आज अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आपने लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी कि आपने ये नहीं करना कि 1 लाख अपने 3 लाख ब्रोकर से बोरो किए और 4 लाख का पोर्टफोलियो बना के इस लालच में कि ये जल्दी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा कोई ऐसी एक नेगेटिव न्यूज़ 2 दिन के लिए भी आ जाती है, उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो लेवरेज ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बनाना है। इससे जो है ना आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो भी लोगों के नुकसान होते हैं ना उससे बच जाएंगे। सही, यानी ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, इसमें आपको बड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले मकूले पर अमल करना है और उसी तरह चलना है। ये ज़ाहिर है हर कंपनी वो साजगार की तरह आपका गेम चेंज नहीं कर सकती कि साल 2 साल में बिल्कुल ही ओवरनाइट आप एकदम आपके एसेट्स बढ़ जाएं। तो इसका मतलब एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए और एक थॉरो रिसर्च भी चाहिए, मुस्तकिल आपको इन टच भी रहना है फिर इसके बगैर, वरना आपका होमवर्क अगर इनकम्प्लीट होगा तो फिर आप कहीं डगमगा सकते हैं। देखिए, अगर होमवर्क नहीं करना, अगर एफर्ट नहीं डालना, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे चले जाएं। सही है। फिर अगर आपने होमवर्क करना है, कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है, देखना है ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या होता है, रिफाइनरी की पॉलिसी आई हुई है आजकल, ऑटो पॉलिसी जो है थोड़ी लेट हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़नी है तो फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। यूट्यूब पे हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं कंपनीज़ के बारे में, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसके बारे में, वो सारी देखनी शुरू करें। तो पहले 2 साल में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें, फिर 2 साल में ना आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब मैं इस एक्सपर्ट इन्वेस्टिंग के लिए बना हूँ कि नहीं, मैंने मार्केट के अगेंस्ट जाके एक बेट लेनी है कि नहीं,
तो उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आपके पास इतना टाइम भी है कि नहीं, और आप खुद ही जो है ना इस फैसले पे पहुंच जाएंगे कि मैं पैसिवली इन्वेस्ट करूंगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग, या फिर मैं इंडिविजुअल कंपनीज को पढ़ूंगा और एक अच्छी कंपनी ढूंढूंगा जिससे जो है मैं ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अच्छा, एक मार्केट का एक बिहेवियर है कि जो चंद 8 या 10 या 12 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो मुस्तकिल ग्रो करते हैं और शायद इस KSE 100 इंडेक्स का भी पूरा बोझ वही स्टॉक्स लेकर चल रहे हैं, वही सेक्टर्स लेकर चल रहे हैं, तो ये अब उन्हीं 12-13 सेक्टर्स में या उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है, या फिर वो स्टॉक जो कि रिलेटिवली उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे उनमें भी हम थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है? इसमें अगर लेट से हम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में किसी ने अकाउंट खोला है वगैरह, मैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करूंगा और KMI 30 उसका इंडेक्स है ना, तो 30 कंपनीज में से जो टॉप 15 है ना, ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो है ना वेट ज़्यादा होता है इंडेक्स में, तो अगर आप जो टॉप 15 कंपनीज है ना उसी की परसेंटेज को प्लस कर लें तो ये तकरीबन 90% बन जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 90% पोर्टफोलियो इनसे बना लें, जो जो इनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा, और 10% से आप अपने एक्सपेरिमेंट कर लें, उससे आप लर्न भी कर लेंगे। जो कंपनी आपको थोड़ी अच्छी लग रही है या आपका दोस्त बता रहा है या आपने जो है उस पर कोई रिसर्च पढ़ी है, आपको लग रहा है कि इसमें जो है ना पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा हिस्सा पोर्टफोलियो का उससे आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सही। और ब्रोकरेज हाउस की जो गाइडेंस होती है वो कितनी मौसर होती है, यानी हर बार आपको उनके हर मशवरे पर अमल करना है या फिर आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग और अपनी स्ट्रैटेजी भी आपको ज़रा उसमें इन रखनी है? नहीं, मेरे हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये जो मैंने बताया ना कि अगर आपने 90% शुरू में सबको ना 90% इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, बाकी 10% से आप जो है ना, अब लोगों ने कभी कभी 2 जगह भी अकाउंट खुलाया होता है तो उधर से कुछ और एडवाइस आ रही होती है, दूसरी तरफ से कुछ और आ रही होती है, तो आप थोड़ा सा उसको ट्रायल एंड एरर करके देखें कौन अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एडवाइज़र पे है ना कि एडवाइज़र कितना अच्छा है। एक ब्रोकरेज हाउस में भी 2 एडवाइज़र होते हैं, तो आपने एक तरह से थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके कि ये एडवाइज़र कितना अच्छा है, फिर अगर आपको लगे कि हाँ इसकी एनालिसिस जो है वो अच्छी होती है, अच्छी जो है मेरे साथ नॉलेज शेयर होती है और एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग आगे क्या होने जा रहा है इसको अच्छा आइडिया होता है, तो फिर आप स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। लेकिन एक चीज़ ये तय है अब्दुर्रहमान साहब के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या ओवरनाइट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें फौरी तौर पर आप रातों रात अमीर होने का ख्वाब लेकर नहीं आ सकते, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से ज़रूर रहना है, थोड़ा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, जैसे अभी सूरत हाल बेहतर हो रही है, USA ईरान को लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की बातें हो रही हैं, तो हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन माइंड सेट जब आए ना तो लॉन्ग टर्म का लेके आना चाहिए कि मैंने ये नहीं करना कि मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं मैं जल्दी से उसको 5.5 लाख कर लूँ फिर एग्जिट कर लूँगा। ये सोच के आएँ कि अगले 10 सालों में मैंने इसमें ना हर महीने 5-5 हज़ार जो मैं डालूंगा और ये टोटल कोई तकरीबन 6 लाख रुपये हो जाएंगे, इसको मैंने कोई 15 लाख 20 लाख में कन्वर्ट करना है ताकि मेरी भी लाइफ चेंज होना जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान नजम साहब, स्टॉक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है, जुलाई के महीने में स्टॉक में रिकॉर्ड अकाउंट ओपनिंग हुई है और अब देखना है कि मार्केट आगे इस मोमेंटम को कैसे कैरी करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की मईशत एक नए इम्तिहान पर के दहाने पर खड़ी है। अगर 8 अगस्त से मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल शुरू हो गई तो इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि खुराक के साथ अद्वियात और एक्सपोर्ट के अलावा सनत सब मुतासर हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का अब ये कहना है इस सिलसिले में कि बढ़ती हुई डीजल कीमतों के साथ भारी टैक्सेस और नए हुकूमती कवानीन ने उनका कारोबार करना नामुमकिन बना दिया है, जबकि हुकूमत के लिए ये मामला रेवेन्यू और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का है। अब ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने यह ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने फौरी मुज़ाकरात ना किए तो 8 अगस्त से कार्गो ट्रक के साथ कंटेनर्स और ऑयल टैंकर समेत तमाम माल बरदार गाड़ियां सड़कों से हटा दी जाएंगी। तंजीम का कहना है कि शाराएं बंद नहीं की जाएंगी बल्कि गाड़ियां पार्क कर दी जाएंगी, जिससे माल की शिपमेंट मुकम्मल तौर पर रुक सकती है। ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा मुतालबा डीजल पर टैक्स में कमी और कीमतों को 1 जुलाई 2024 की सतह पर वापस लाना है। उनका यह भी मौक़िफ़ है कि रोज़ाना बदलती डीजल कीमतों ने कारोबारी प्लानिंग नामुमकिन बना दी है, इसलिए कीमतों का तयन रोज़ाना के बजाय 15 रोज़ा या फिर माहाना बुनियाद पर किया जाए। एक और अहम मुतालबा यह भी है कि कार्गो ट्रांसपोर्टर्स पर 7% विद होल्डिंग टैक्स को कम करके 2% किया जाए। और अब यह मजीद कहा गया है कि ऑयल टैंकर्स पहले ही 2% टैक्स अदा करते हैं, इसलिए तमाम माल बरदार सेक्टर के लिए एक ही जैसी परसेंटेज होनी चाहिए है। ट्रांसपोर्टर्स ने फाइनेंस एक्ट 2026 की उस शिक को भी मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत अगर गाड़ी में नॉन ड्यूटी पेड सामान पकड़ा जाए तो पूरी गाड़ी ही जब्त कर ली जाती है। अब मजीद मुतालबात इनके हैं क्या हुकूमत
हुकूमत ने अब तक कोई रब्ता किया है, इंतज़ामिया ने कोई मुज़ाकरात किए हैं या नहीं किए, और अगर इस ये डेडलाइन तक ये नहीं मामला तय पाते तो फिर आगे क्या मंजरनामा होगा, इस पर हम बात करेंगे। नबील तारिक महमूद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पूरे अलायंस की जानिब से, यानी तमाम एसोसिएशंस की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 8 अगस्त को आप लोग पहिया जाम कर देंगे। इसकी कोई मुद्दत होगी, ये सिर्फ एक रोज़ा होगा या जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक सारी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी? बुनियादी मुतालबात क्या हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी तो ये जो कॉल है जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है, और बहुत जायज़ जो हमारी डिमांड है। पहले भी दिसंबर में भी ये हड़ताल हुई थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अदारों ने या गवर्नमेंट ने उसको सीरियस लिया। उस वक़्त भी कितना नुकसान हुआ। देखें, एक तो मुल्क का नुकसान वो अपनी जगह पे, जो ट्रांसपोर्टर का नुकसान है वो कोई कंसीडर नहीं करता। इस वक़्त जो हमारे मुश्किलात हैं, जो हमारे ऊपर इन्होंने टैक्सों की भरमार की हुई है, जो डेली बेसिस के ऊपर डीजल का इन्होंने फार्मूला निकाला है, मुझे बताएं कि हमारे जैसी जो कमज़ोर माशत के मुल्क हैं, क्या वो ये सर्वाइव कर सकते हैं? मैं फ़र्ज़ करें लाहौर से कराची के लिए निकलता हूँ, 100 रुपये आज का रेट है, कल वो 50 रुपये बढ़ जाता है, तो मैंने तो 100 रुपये पे लॉक किया है, तो मैं 150 रुपया कराची पहुँच के 20-25-30 हज़ार रुपये नुकसान करूँगा। हमने गवर्नमेंट को कहा है कि भी आपको ये इसका मैकेनिज्म निकाल के इसको 1 माह के लिए फिक्स कर लें। आप 100 रुपये का है, आप मैक्सिमम समझते हैं इसने 101 पे जाना है, 2 पे जाना है। कम से कम इंडस्ट्री को पता हो, ताजर को पता हो, ट्रांसपोर्टर को पता हो मैंने 1 माह के लिए क्या वर्किंग करनी है, क्या फिजिबिलिटी बनानी है। लेकिन ये बात को समझ ही नहीं रहे हैं। वो एक ही चीज़ पे आ गए हैं कि जनाब आप पहले साल पे होता था, फिर 6 माह पे आया, फिर 3 माह पे, फिर 1 माह पे, 15 दिन पे, 8 दिन पे, अब 1 दिन पे आ गया। तो अब मुझे बताएं कि कैसे ये मतलब हमारा पहिया चलेगा। हम बार इनको कह रहे थे कि ये मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बेसिकली ये हड़ताल का लफ्ज ले लें, यहाँ के कारोबार बंद करने का ले लें। इस वक्त जो हमारे कारोबार हैं वो इस वक्त पहले बुरी तरह मुतासिर है। हम कारोबार नहीं कर पा रहे। कारोबार हमारे बहुत इस वक्त बुरी पोजीशन पे चले गए हैं। लोग जाने को तैयार नहीं है। मैंने कराची लाहौर आ जाके अगर 20-30 हज़ार रुपये नुकसान करना है तो मैं उससे बेहतर है कि आपकी ट्रांसपोर्ट ना चलाऊं। उससे आपकी इंडस्ट्री मुतासर होगी, उसकी आपकी लोकल तजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका आपकी जो अजनास महंगी होगी, आपको मेडिसिन नहीं मिलनी है। तो हमने तो मजबूर होके, हम तो 1 घंटे के लिए कारोबार नहीं बंद कर सकते। हमारा तो 24 घंटे का, आपको पता है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम तो 24 घंटे ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। हमारी दिन को भी चल रही है, हमारे रात को भी चल रहे हैं। हमें डबल ड्राइवर हमने रखे हुए हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम जाया करें। इसी तरह टैक्सों का है, इन्होंने जो ना उसमें जो टोल टैक्स है उसमें कराची आने जाने का 10,000 रुपये इजाफा कर दिया। हर 3 माह के बाद इजाफा हो जाता है। भाई साल एक बजट बनाए ताकि हमें भी पता हो कि 1 साल में हमने क्या देना है। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है, ऑयल टैंकर का इन्होंने 2.5% रखा हुआ है, हमें इन्होंने 7% कर दिया। 6%, 2% से चलते चलते अब 7% पे आ गया। एक्सेल लोड का निजाम है, एक्सेल लोड हम कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करें, और ये उसके ऊपर 200 टन 100 टन जो गाड़ियां लेके जा रही हैं, इनके बंदे जो ठेकेदार हैं वो मिली भगत से उनको वहां से क्रॉस करवा रहे हैं। और हम एक्सेल वेट के हम ही है कि हमारा मुल्क बचना चाहिए, हमारे रोड बचने चाहिए, उसके मेंटेनेंस बचेगी, हमारी गाड़ी की लाइफ बचेगी, हमारे किराया बेहतर होगा, तो हम तो उसके हम ही हैं। और ये फिर वो उसको उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। अब वो वायलेशन जो हो रही है वो किसने रोकना है? जो मोटरवे पुलिस है, जो NHA के अदारे हैं, जो महकमे हैं, जो कांटे वाले हैं, वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? कस्टम का एक SRO 1619 है, उसमें इन्होंने काला कानून ऐसा बनाया है कि गाड़ी के अंदर देखें, उसमें एक नग दिया जी गाड़ी जब्त होगी। अब अच्छा भी हमारी बिल्टी है, उसके अंदर अगर आपको कोई इतराज है आप वो सामान डिटेन कर लें, उसको होल्ड कर लें। अब देखें, ये पुराने वक्तों का कानून है कि जब बेड फॉर ट्रक होते थे, खुफिया खानों में स्मगलिंग होती थी। अब तो प्राइम मूवर अलग है, शिपिंग लाइन का कंटेनर है, उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट या हम मालिक नहीं है, इंटरनेशनल मालिक है। अच्छा, उसके अंदर 200 बिल्टी का सामान है, 100 बिल्टी का सामान है। अगर आपको किसी पे एतराज है तो आप सामान होल्ड करें, वो कस्टम दिखाए नहीं, उसके ऊपर गाड़ी वाला कसूरवार है, गाड़ी का आपकी डिटेन होगी, सीजर होगी, और आप जो कानून आया वो जब्त है। तो इस वजह से हमने मजबूर होकर ये सारी चीजों पे आके तो जो हमने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए 8 तारीख का ऐलान किया। अच्छा नबील साहब, ये बताइएगा कि ये 2 हफ्ते पहले जब ये चीज़ फाइनल हो रही थी कि रोजाना डीजल और पेट्रोल की कीमतों का तयन होगा, तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी एज ए स्टेक होल्डर इस कंसल्टेशन में शामिल थे। उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लोग भी हो सकते हैं, पेट्रोल पंप ओनर्स भी हो सकते हैं, पेट्रोल डीलर्स भी हो सकते हैं, ऑयल टैंकर्स वाले भी फिर बाद में उन्होंने भी एक इस तरह के अपने मुतालबे और एहतजाज सामने रखे। तो ये उस वक्त इन लोगों ने आपसे कंसल्टेशन नहीं की, आपने इन तक नहीं अपना पैगाम पहुंचाया कि ये आप ना होने दें वरना इससे हमारे रोज़गार पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा?
तो देखिए बदकिस्मती यही है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतना बड़ा शोबा है, इसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। हम ये कहते हैं कि अगर स्टेक होल्डर को बिठाया हो, मैं कहता हूँ जी, मैं एक जो ना आप कह लें कि नाक़स सी मेरी राय से इनको इतना फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हमारी बाकी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। लेकिन ये कभी हमें जो, क्योंकि हम देखें हम रोड पे चल रहे हैं, हमें मुश्किलात का अंदाज़ा होता है, हमने इस्लाह करनी है, हमने कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे कि जी हम जो अगर कोई कानून बनता है इम्प्लीमेंट ना हो या उस पे चला ना जाए। लेकिन ये बंद कमरों में जो फैसले बना करके जो मसलत किए जाते हैं सर, उस पर अमल नहीं होता, उसके लिए फिर मुश्किलात आती हैं। हमने अपने मुल्क के माहौल को भी देखना है, अपनी इकोनॉमी को देखना है, अपने सिस्टम को देखना है, उसके मुताबिक कानून बनाए। दुनिया में कानून बने हैं, उसमें 10-10 साल लगे हैं। अगर हम कहते हैं कि आज रात कानून पास हुआ है तो सुबह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए और 100%, ऐसे कभी नहीं होता। इसलिए हमें कोई एतमाद में नहीं लिया गया। हमें अगर ये कहते तो हमने किसी सूरत नहीं होने देना था। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको 100 रुपए की चीज पड़ती है, आप हमसे 101 रुपया लेके, आपको पता है मैक्सिमम 101 तक जाना है, 1 महीने के लिए उसको लॉक कर दें, ताकि मुझे पता हो मैंने 1 महीने में इस प्राइस के ऊपर काम करना है, इस रेट के ऊपर काम करना है। लेकिन वो ये फार्मूला इनको मैंने 12 मरतबा कितनी मरतबा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। इनको बार बार मैं कह रहा था कि जी हालात वो पहले वाली पोजीशन पे जा रहे हैं, आप इसको सीरियस होके देखें। मैंने वजीर आजम साहब से अपील की, मैंने अपना वजीर पेट्रोलियम से अपील की, लेकिन किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। आज फिर देखें हम वापस उसी पोजीशन पे चले गए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम 1 घंटे के लिए, हमारे पास डेली वेजेस वाले लोग हैं, हम कारोबार नहीं बंद कर सकते। हमारे ड्राइवर, हमारा स्टाफ, हमारा अमला, वो बेचारे उनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन क्या करें, हम गाड़ी चला नहीं सकते, हम ट्रांसपोर्ट चला नहीं सकते, हम कार को बुक नहीं कर सकते। मैं किस रेट पे बुक करूंगा? अगर मुझे नुकसान होगा, मेरी अपना कंपनी लॉस में जाएगी, तो मैं कैसे चलाऊंगा? और हम तो लोगों को कह रहे हैं, जबरदस्ती अभी भिजवा रहे हैं, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हम चक्कर लगा के, अगर फर्ज करें 8 दिन में कराची आना जाना करते हैं और 30-40 हज़ार रुपये हम लॉस करते हैं, तो हम क्यों चलाएं? बिल्कुल ठीक। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत की जानिब से आपसे रब्ता हो, बैठकर कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नबील तारिक महमूद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि चीनी एक बार फिर महंगी होने वाली है। शुगर मिल्स मालकान का कहना है कि मुल्क में चीनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मौजूद है, इसलिए फौरी तौर पर 5,85,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। अब इसमें असल सवाल यह है कि अगर चीनी वाकई इतनी ज़्यादा है तो फिर बाजार में कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक मुल्क में 34 लाख टन चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद था। पाकिस्तान में हर महीने औसतन 5,67,000 टन चीनी इस्तेमाल होती है। इस हिसाब से 15 नवंबर तक जब नई क्रशिंग सीज़न शुरू होगा तो उस वक्त भी तकरीबन 11,58,000 टन चीनी इजाफी मुल्क में मौजूद होगी। तो एसोसिएशन का भी सिलसिले में कहना है कि अगर ये इजाफी चीनी गोदामों में पड़ी रही तो मिल्स के पास नए गन्ने की फसल खरीदने के लिए सरमाया ही नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि किसानों को अदायगी में देर होगी। इस तरह गन्ने की कीमत मुतासिर होगी और फिर आइंदा सीज़न में किसान गन्ने की काश्त कम कर सकते हैं। यानी मिल्स मालकान सीधा हुकूमत पर अगले सीज़न की फसल आने से पहले ही दबाव डाल रहे हैं और बहाना किया जा रहा है कि किसानों की अदायगियों को लेकर। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में किसानों को बर वक्त अदायगियाँ मिलने की वजह से उन्होंने बेहतर इक़साम का गन्ना काश्त किया, जिससे फ़ी एकड़ पैदावार और चीनी की रिकवरी दोनों में इजाफा हुआ। अगर अब एक्सपोर्ट की इजाज़त ना मिली तो ये सिलसिला रुक सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मामला इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि जब भी बड़ी मकदार में चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, कई मौक़े पर लोकल मार्केट में कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया और बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ है। माजी में कई मरतबा हमने देखा कि चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। जब 50 थी वो बढ़कर 120 हो गई, जबकि कुछ शहरों में इससे भी ज़्यादा कीमतें देखने में आई हैं। इसी वजह से हुकूमत हमेशा एक मुश्किल बैलेंस कायम करने की कोशिश करती है। एक तरफ किसान होते हैं तो दूसरी तरफ शुगर मिल्स मालकान होते हैं। लेकिन इस सिक्के के सिर्फ 2 ही रुख नहीं है, इसमें एक्सपोर्ट से हासिल होने वाला फॉरेन एक्सचेंज भी अहमियत इख्तियार कर जाता है, जबकि दूसरी तरफ आवाम भी मुल्क में सस्ती चीनी के मुंतज़िर होते हैं, जो महंगी चीनी का बोझ बर्दाश्त करते करते अब थक चुके हैं। अगर हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है तो शुगर मिल्स को फौरी माली सहारा मिल सकता है, जिसके बाद गोदाम खाली होंगे और नई फसल की ख़रीदारी आसान होगी। और इस सब में हुकूमत पर ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने का टारगेट भी मौजूद है, जो IMF प्रोग्राम की एक अहम
शर्त भी है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट मुनासिब निगरानी के बगैर हुई और लोकल सप्लाई कम हो गई तो कीमतों में इजाफे का खदशा भी मौजूद रहेगा, जो माजी में होता चला आया है। अब इस पर एक्सपर्ट का ख्याल है कि इस बार फैसला सिर्फ इजाफी स्टॉक देखकर नहीं, बल्कि मार्केट में हकीकी दस्तयाबी के साथ स्ट्रेटेजिक ज़खायर और कीमतों की मुसलसल निगरानी को सामने रखकर करना होगा। अगर हुकूमत मुनासिब मकदार में चीनी मुल्क के अंदर महफूज रखती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो एक्सपोर्ट के मनफी असरात कम किए जा सकते हैं। फ़िलहाल बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। अगर इजाज़त मिलती है तो पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को वक्ती रिलीफ मिलेगा, और अगर इजाज़त मौखर होती है तो शुगर मिल्स का कहना है कि किसानों की नई फसल की ख़रीदारी मुतासिर हो सकती है। आने वाले चंद हफ्ते ये तय करेंगे कि हुकूमत किसानों के साथ सनत और सार्फिन तीनों के मफादात में किस रास्ते का करती है, और ऐसा मुमकिन होता है या नहीं कि चीनी एक्सपोर्ट भी हो और मुल्क में भी कीमतें बहाल रहें। तो अब देखना है कि हुकूमत किस तरह इस सिचुएशन को मैनेज करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया है कि वो मुश्तरका तिजारत जो 10 अरब डॉलर के हदफ तक लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये हदफ हकीकत बन सकता है या फिर ये भी माजी के वादों की तरह सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहेगा, क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत तकरीबन 3 अरब डॉलर के आसपास है। यानी 10 अरब डॉलर तक पहुँचने के लिए मौजूदा तिजारत को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में 3 से 5 अगस्त तक होने वाले पाक ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी के 10वें इजलास में दोनों ममालिक ने तिजारत के साथ इन्वेस्टमेंट और लॉजिस्टिक्स के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया है। अब यहाँ पाकिस्तान ने जोर दिया है कि पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल दी जाए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस में कमी आए और कारोबार दोनों ममालिक के दरमियान आसान हो सके। गुज़िश्ता चंद माह में दोनों ममालिक ने बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने के लिए कई अहम इक़दामात भी किए हैं। इस सिलसिले में कस्टम्स कवानीन को आसान बनाया गया है, नए ट्रांजिट रूट्स मुतारिफ करवाए गए हैं, साथ ही तफ्तान बॉर्डर को बाकायदा कस्टम्स स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जरिक में 5वां सरहदी कस्टम स्टेशन कायम किया गया ताकि अनकन्वेंशनल ट्रेड को कानूनी निज़ाम में लाया जा सके। हुकूमत ने अप्रैल में 6 नए ट्रांजिट रूट्स भी मंजूर किए, जिनके जरिए कराची, गवादर और पोर्ट कासिम से सामान ईरान तक ज़मीनी रास्ते से पहुँचाया जा सकेगा। अब इस इक़दाम की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब गल्फ़ में कशीदगी के बाइस समुद्री तिजारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए 10 ग़िज़ाई अशिया, जिनमें चावल के साथ गोश्त, आलू, प्याज, टमाटर, केले और माल्टे के साथ सी फूड और मकई के अलावा फ्रोज़न चिकन शामिल हैं, जबकि 2 नॉन फूड प्रोडक्ट्स यानी अद्वियात और खेमों की ज़मीनी रास्तों से एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी है। अब इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नई मंडियों तक रसाई मिल सकती है, और ईरान ने भी कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाकाई तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा दोनों ममालिक इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल फ्रेट ट्रेन की बहाली पर भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ ईरान बल्कि तुर्की और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए एक नया तिजारती रास्ता खुल सकता है। लेकिन असल रुकावटें अब भी मौजूद हैं। अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैंकारी निज़ाम महदूद है, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में मुश्किलात पेश आती हैं, सरहदी लॉजिस्टिक्स कमज़ोर हैं, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नाफिज नहीं हो सका। और यही वो अवामिल हैं जिन्होंने कई बरसों से दोनों ममालिक की तिजारत को काफ़ी महदूद रखा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफिज हो जाए, बैंकिंग का ऑल्टरनेट निज़ाम तैयार हो जाए और फिर कस्टम्स क्लियरेंस मज़ीद तेज़ हो और साथ ही सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए तो 10 अरब डॉलर का टारगेट हासिल करना नामुमकिन नहीं है। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ एक्सपोर्ट में इजाफा होगा बल्कि ट्रांजिट फीस के साथ बंदरगाहों की इनकम और फिर बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियों को भी खासा फ़रोग मिल सकेगा। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो सकेगा? पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, क्या उस किरदार को यहाँ पर कैपिटलाइज़ किया जा सकता है या नहीं? ईरान से क्या सस्ता तेल और गैस भी हासिल किया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। असफंदियार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान ईरान बिजनेस काउंसिल FECCI के। बहुत शुक्रिया असफंदियार खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहला तो ये सवाल लोगों के जहन में आता है कि ईरान चूँकि पाकिस्तान का पड़ोसी है, वहाँ से पाकिस्तान सस्ता तेल कैसे ले सकता है, सस्ती गैस कैसे ले सकता है चूँकि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब दुनिया में ऐसे हालात होते हैं। तो जो किरदार पाकिस्तान ने जंग में अदा किया, उसके बाद कुछ इम्कानात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ये फ़ायदा उठा सके ईरान के साथ? बहुत शुक्रिया। असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस जंग के बाद US और ईरान की कोई डील होती है और उस डील में सैंक्शंस की नरमी आती है तो डेफिनेटली हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है तो शायद हम वो फ़ायदा ना उठा सकें। जो आपने इंट्रो में बात की कि $3 बिलियन की हमारी ट्रेड है, वो 10, 15 या $20 बिलियन का उसका पोटेंशियल है, उस पर ना पहुंच सके।
तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होना। बैंक अगर इट्स नॉट जस्ट कि आप हाउ टू सेंड द मनी, इट इज बेसिकली बियॉन्ड दैट। आपके पास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एक्सेस टू फंड्स, जो आज के ज़माने में बिजनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स नॉट जस्ट योर कैश दैट यू हैव एंड यू कैन बाय प्रोडक्ट्स बाय दैट। तो एक्सेस टू फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैंक आपको दे सकते हैं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इजंट सैंक्शंस। अगर आप बैंक को ईरान का नाम दे देते हैं तो बैंक गेट्स स्पूक्ड और वो बिल्कुल उससे पीछे हट जाते हैं। तो उसमें काम करना और उस पर एलसी या कोई और कनेक्शन के बेसिस पे आप काम, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू डू। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या फाइनेंशियल एक सिस्टम की ये होती है कि लैक ऑफ ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उसमें। ठीक है, अब इस वक्त व्हेन देयर इज़ नो इंटरमीडिएटरी जो उसको गारंटी कर सके कि आपका सप्लायर या आपका बायर वुड बी एबल टू पे, तो it becomes very difficult to increase the trade. This is the biggest problem that the Pakistani exporters or the Pakistani buyers are facing towards Iran. तो आसमान साहब, ये जो सैंक्शंस अभी ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद हैं, अब इम्कानात या उम्मीद तो ये ज़ाहिर की जा सकती है कि शायद उनमें कुछ कमी हो, कुछ नरमी हो और उसके बाद फिर ये फ़ायदा मिल सके। लेकिन अगर ये सैंक्शंस का ख़ात्मा नहीं होता तो फिर इसका मतलब जो ट्रेड का फिगर $3 अरब का है वो वहीं पर स्टैटिक रहेगा, फिर उसमें कोई भी इजाफा मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखें, दैट इज फॉर द स्टेट टू डिसाइड, क्योंकि ईरान इज स्टिल डूइंग बिजनेस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उनका ट्रेड बहुत वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे कर रही है? ईरान टर्की के साथ कैसे कर रहा है, ईरान चाइना के साथ कैसे कर रहा है, ईरान इंडिया के साथ कैसे कर रहा है? तो देयर इज समथिंग, एक मैकेनिज्म जो वो कर रहा है, वो मैकेनिज्म हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या हमारे पास एज ए स्टेट इतनी लिवरेज है कि हमें यूएस या कोई और मुल्क हमसे नाराज नहीं होगा, और अगर नाराज हो भी जाता है तो क्या उसकी नाराजगी की हमें कोई परवाह है या नहीं है? तो दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ योर व्यूअर्स नो। सही। और फिर ये इसके लिए टाइम फ्रेम कितना दरकार होगा? अगर अपनी ट्रेड को हमें 2 गुना बढ़ाना है या 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाना है, तो ये ज़ाहिर है एक ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं होगा। इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी भी उस हद तक बढ़नी चाहिए कि हम एक नए मुल्क को और फिर उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सब ये पॉसिबल है, ये पोटेंशियल है इतना हमारी एक्सपोर्ट्स में, हमारे इन फूड आइटम्स में जो कि ईरान को जाते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट्स ईरान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारे राइस की ईरान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो राइस जो हम बाकी मुल्क को भेज रहे हैं वो हम ईरान में भी भेज सकते हैं, हमें बेहतर रेट मिलेगा इवन ईरान में। हमारा फ्रेश फूड्स ईरान में बहुत ज़्यादा जाता है, और इसके साथ साथ मीट के ईरान में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तानी मीट का वहाँ पे ईरान में पसंद किया जाता है। इसी तरह ईरान के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, हमें हर टाइम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी से रिलेटेड जो क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स है वो भी हमें हर टाइम चाहिए होते हैं। तो वो भी एक वो है, इट मे नेवर बी एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ईरान इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ये नहीं हो सकता कि $10 बिलियन में अगर हमारी ट्रेड होती है तो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगी और 5 इंपोर्ट होगी। ये ट्रेड डेफिसिट रहेगा ईरान के साथ हमारा, क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक हमें चीप एनर्जी मिल सकती है, और बाकी भी मैकेनिज्म है, अगर हम वो बनाना चाहें तो वो भी और भी मैकेनिज्म है, अगर सेक्शन के बगैर भी होता है। बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड द स्टेट। इट्स नॉट जस्ट कि स्टेट आज चाहे, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें, उनकी विलिंगनेस होगी, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर विलिंगनेस आल्सो दैट डिटरमाइन योर एक्शंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असफंदियार खान साहब, चेयरमैन पाक बिजनेस काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।